मेरा बहुत स्ट्रेट सवाल है साहब, ये बताइए कि प्रस्ताव ले आएंगे, हंगामा कर लेंगे, हाथापाई कर लेंगे, एक दूसरे पर लात घूंसे चला देंगे, लेकिन इन सब के बावजूद क्या आपकी विधानसभा में यह पावर है कि आप 370 और 35A को रिस्टोर कर लें? देखिए, पहली बात तो ये जो इल्जाम है लात घूंसे वाली, ये तो हमने नहीं किया। हमने सिर्फ प्रस्ताव लाया और उस प्रस्ताव में हमने ये किया है कि स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 35A जो पार्ट एंड पार्सल है स्पेशल स्टेटस को, कि उसकी उस बारे में बात हो, और उस चीज को हमने कंडेम किया है जो एक यूनिलैटरल मूव हुआ था 5 अगस्त 2019 को। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की विल थी, जो उस टाइम नहीं पहुंची गई थी उस यूनिलैटरल डिसीजन में, आज लोगों ने हमें जो बहुमत दिया था उसके साथ इंसाफ करते हुए हमने ये प्रस्ताव लाया है। बाकी जो अपोजिशन है बीजेपी की, उन्होंने शुरुआत की है, उन्होंने हाथापाई पे वो आ गए, आज उन्होंने अखाड़ा बना दिया इस विधानसभा को। तो नेचुरली ये एक रिएक्शन था, हमने तो एक्शन किया, तो रिएक्शन तो अपोजिशन को देखना है वो कैसे करे। हम भी चाहते हैं कि लोगों के मुद्दे मसले हैं उन पे बहस हो। ये प्रस्ताव आना था, आज भी आता, कल भी आता, क्योंकि हमें बहुमत इसी के लिए मिला था कि हम लोगों की जो विल ऑफ द पीपल, जो एस्पिरेशनल पार्ट है, उसको रिप्रेजेंट करे विधानसभा। तो अब आपसे 370 और 35A के लिए किसी ने पूछा क्या? शायद आप मेरी बात समझी नहीं। नहीं, मैं आपकी बात समझ गई। आपने जिससे शुरू किया, आपने जिस बात से शुरू किया उसके 2 हिस्सों को आपने उसमें शामिल किया। आप उसके लिए प्रस्ताव लेकर आए कि भाई इस पर चर्चा की जाए, इसको वापस लाया जाए। मैं यही पूछ रही हूं आपसे कि 370 और 35A को लेकर जब आपने कहा कि पहले हमसे पूछा नहीं गया और 370 को एब्रोगेट कर दिया गया, 35A को हटा दिया गया, तो अब आपसे किसी ने पूछा क्या 370 और 35A को लेकर? यही तो मैं आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जब पूछा नहीं गया तो तभी तो आज विल ऑफ द पीपल रिफ्लेक्ट करनी थी असेंबली में। उस वक्त सभी पूरी जो जनता है उनको कर्फ्यू के अंदर रखा गया। प्रेसिडेंट ने नॉमिनी रोल, जो गार्डियन का रोल था, उसको उसके आगे जाके वो रोल किया जो एक असेंबली को करना था, बिना किसी स्टेक होल्डर से पूछे, बिना किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से पूछे। कोई असेंबली नहीं थी, कोई लोगों की एस्पिरेशन सामने नहीं थी। संविधान के खिलाफ था क्या ये? वो बहस तो सुप्रीम कोर्ट में चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसको लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जब दो संविधान हटकर एक संविधान आ गया तो आपका संविधान नलिफाई हो गया या नहीं हो गया वानी साहब? देखिए, आप जो 2 संविधान और एक संविधान की बात करिए, शायद आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री और अपने मुल्क हिंदुस्तान की नहीं, मुझे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री भी पता है। मुझे 370 और 35A को लेकर जो आपके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस रहे हैं, उसको जिस तरीके से आपने वहां की क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर उठाया और बनाया है, और आज जो कि आप अपनी क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा कायम रखना चाहते हैं, सीधे सीधे उसका आधार यही है, और इसीलिए 35A और 370 के लिए आप लोग छटपटा रहे हैं साहब। देखिए, जो हमारे साथ हुआ है, जो हमारे साथ 5 अगस्त 2019 से बीती है, हमने उसी का जवाब विधानसभा में रखा है, और इसको हम रेफरेंस पॉइंट में, हिस्टोरिक रेफरेंस पॉइंट में आगे लेके चलेंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट आगे अपील करनी पड़ी। और यही रेफरेंस पॉइंट रहेंगे कि एक ह्यूज मैंडेट से लोगों ने जिस सरकार को चुना, उन्होंने ये रेजोल्यूशन विधानसभा में लाया। ठीक है, शिवम त्यागी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शिवम, आपका भी स्वागत करती हूं। और वानी साहब को आपने सुना होगा, ये कह रहे हैं जनता ने हमें जिस चीज के लिए सुना, हम तो उसी की आवाज उठा रहे हैं, और जो विधायकों की तरफ से हंगामा किया गया, जो लात घूंसे चले, मारपीट तक की नौबत आ गई, वो हमने तो नहीं किया, हम तो सिर्फ प्रस्ताव लेकर आए थे। तो माहौल हम कैसे खराब कर सकते हैं? माहौल तो बीजेपी खराब कर रही है। देखिए, आबिद माजिद जो है जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि वो या तो जानते नहीं, लोकतंत्र नहीं जानते, संविधान नहीं जानते। जो आपको अभी संविधान का पाठ पढ़ा रहे थे, उनको एक बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि इस देश की संसद और इस देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, वो किसी भी असेंबली से बड़ी है। आप वहां पर इस तरह की चीजों को डिक्टेट कर ही नहीं सकते। आप ये भी जानते हैं इसका कुछ असर होने वाला नहीं है, आप ये भी जानते हैं इलीगल है, आप ये भी जानते हैं इसकी कोई लीगैलिटी नहीं है, आप ये भी जानते हैं इसको कोई एप्लीकेशन नहीं हो सकते, लेकिन बावजूद उसके आप अपने लोगों को थोड़ा सा बेवकूफ बनाने के लिए जो कर रहे हैं, ये है बहुत खतरनाक। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग तो अब जो है कहीं ना कहीं एकता और लोकतंत्र की राह पर बढ़ चुके हैं। जिस तरीके से वहां पर आज तिरंगा झंडा है, जिस तरीके से चीजें बेहतर है, जिस तरीके से घटनाएं कहीं ना कहीं आतंकवाद की कमजोर हुई, लेकिन आपको पाकिस्तान को अपीज करना है। आतंकवादियों का, सेपरेटिस्टों का एक सेक्शन है, उसको आपको अपीज करना है। वहां रिपोर्टिंग करनी पड़ती है ना सुबह शाम। अब आपने कहा कि हमने तो हंगामा नहीं किया। हंगामा किसने किया? स्पीकर के विषय में पता चला कि स्पीकर ने ऑलरेडी वो ड्राफ्ट जो है खुद ही एक रात पहले बनाया था। संविधान की कार्रवाई में इस तरह का विषय कोई इंगित नहीं था, बावजूद उसको जो है
विधानसभा में लाया गया और विधानसभा के मैनुअल में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि वो लाया जाने वाला है। बावजूद उसके जब इस तरह की स्थितियां हुई और जब शोरगुल रहा, जब बिल पेश हो रहा था, तो ध्वनि मत से स्पीकर ने जिस तरीके से उसको पास कर पाई, तो उन्होंने कोई एक्शन का रिएक्शन दिया, ना ही किसी को बैठने को कहा, और सारी चीजों को डिक्टेट उन्होंने ही किया है। अब डिक्टेट अगर उन्होंने किया है तो जाहिर है सब कुछ उनकी मर्जी से ही हुआ है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आतंकवाद का कितना समर्थन करोगे? जम्मू कश्मीर हो, हिंदुस्तान हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, जिस देश में, जिस प्रदेश में खास तौर पर अराजकता का इस तरह का नंगा नाच 31 सालों तक रहा, आज अगर स्थितियां वहां पर सुधर रही है तो कांग्रेस को ये सुधरी हुई स्थितियां अच्छी क्यों नहीं लग रही? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को ये सुधरी हुई स्थितियां अच्छी क्यों नहीं लग रही? ये भारत का झंडा इनकी आंखों में इतना चुभ क्यों रहा है? आज मैं एक चीज सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये चीजें कर रहे हैं, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है और दिखाता है कि आज भी इनकी लॉयलिटी जो है सिर्फ एक ही तरफ है। और जिस तरीके का प्रेस रिलीज आया है, जिस तरीके से कांग्रेस जो है मौन बनकर खड़ी रही है, ये दिखाता है कि ये उनका 370 को समर्थन है भाई। उन्होंने जब ये लाया गया प्रस्ताव, तो उस पर या तो समर्थन था या विरोध था, लेकिन कांग्रेस के जो विधायक है वो मौन खड़े रहे। इसका मतलब सीधा साफ बात है कि वो समर्थन में है 370 को वापस लाने के, 335 को वापस लाने के, स्पेशल स्टेटस को वापस लाने के। यानी कि इस देश में वो 370 वापस चाहते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये देश आपकी नीयत जरूर जान गया है और आने वाले समय में भी इसका लगातार जवाब देता रहेगा, परंतु 370 और 35 एक हिस्ट्री बन चुकी है। कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वानी साहब जल्दी से जवाब देंगे। किसका हौसला बढ़ा रही है आपकी पार्टी? पाकिस्तान का? देखिए, यही तो मुद्दा है। जब भी हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, संवैधानिक हमारे जो हक है, जिनको हम समझते हैं कि गैर जमहूरी तरीके से हमसे लिया गया, तो हमें पाकिस्तानी कहा जाता है। उसी पाकिस्तान की मिलिटेंसी की वजह से हमारे 5000 से ज्यादा वर्कर हमारी पार्टी के मारे गए। तो मैं नहीं समझता इस आर्गुमेंट में कोई दम है। रही बात, ये बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक है, मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है। आए दिनों ही आपने देखा होगा कितने मिलिटेंट अटैक्स, एक दिन में 3 मिलिटेंट अटैक्स हो रहे हैं, कितनी जाने जा रही है। 18 हमारे सिक्योरिटी पर्सनल पिछले 1 महीने से मारे गए हैं, और ये बोल रहे हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। और 370 और मिलिटेंसी को तो आप बिल्कुल ही आपस में ना जोड़े, क्योंकि अगर वो बात है तो नक्सलिज्म तो 17 राज्यों में है हिंदुस्तान में, वहां पर तो कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। तो ये जो बातें कर रहे हैं, इनमें कोई वजन नहीं है। बीजेपी हाइपर नेशनलिज्म के एजेंडा पे चलती आई है और ये वही दिख रहा है। हमें अपने संवैधानिक लड़ाई करनी है और हमें पता है हम अपनी सियासी लड़ाई को आगे कैसे ले चलें। ठीक है, लेकिन फिर इसमें बात आगे आ जाती है त्यागी। शिवम जल्दी से एक जवाब इसका काउंटर रखिएगा। फिर जवाब ये देना पड़ेगा ना इनको कि फिर जब ये संविधान की बात करते हैं तो कौन से संविधान की बात करते हैं? जो पहला वाला संविधान था इनका, या जो पूरे देश में संविधान लागू है ये उसकी बात कर रहे हैं? देखिए, पहला मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये 370 का ढोल बजाते रहे, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। संवैधानिक तरीके से ही हटाया गया है और इसकी लीगैलिटी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई की है। अब आपके यहाँ ही करने से कुछ होने वाला है नहीं, आप कितनी भी कोशिश करिए। ये आपका पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है, जिसका कोई फर्क हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर में तो अब नहीं पड़ने वाला। एक दूसरा, इन्होंने कहा कि जो हमारे स्पेशल स्टेटस है, जो वो हमारी चीजें हैं, इस वजह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं था। क्यों भाई? कैसे सलाउद्दीन पैदा हुआ, कैसे ये सारे सेपरेटिस्ट पैदा हुए, कैसे ये स्थितियां खराब करी आप लोगों ने, ये देश नहीं जानता क्या? कैसे किस तरीके से आज भी आपके नेता जो है कहते हैं कि टेररिस्टों को मारो मत टेररिस्टों को। कैसे यहां से आपके यहां पर चुनाव लड़ने वाले लोग जो है फिर पाकिस्तान की तरफ बॉर्डर पार करके चले गए और किस तरीके से उन्होंने वहां पर जो है सारे लश्कर तैयबा के चीफ बने और स्थितियां खराब की। ये देश जानता नहीं है क्या? ये सब आप ही की वजह से हुआ है। अगर स्थितियां इतनी अच्छी वहां पर बेहतर थी और उसको खराब करने में कोई सबसे नंबर 1 है तो वो फारूक अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला ही हैं। इन्हीं लोगों को जो है गुलाम मोहम्मद शाह को हटाने के लिए जो है और अब्दुल्ला के पिताजी को आगे जो है मुख्यमंत्री बनाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने क्या क्या खेल खेले, ये देश जानता है भाई। किसी को बात बताइए, यहाँ कोई ऐसा अनपढ़ नहीं बैठा हुआ है। और दूसरी बात, एक और चीज कहना चाहता हूं मैं, इन्होंने कहा कि नहीं ये 370 की वजह से नहीं है। ठीक है, 370 की वजह से नहीं है, तो मुझे एक चीज बताइए फिर आपको परेशानी क्या है? आज वहां पर टूरिज्म ऑल टाइम हाई है, आज वहां पर कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है, आज वहां पर जो है पाकिस्तान के झंडे दिखाई नहीं देते, आज वहां पर चीजें स्मूथली फंक्शन कर रहे हैं। हाँ, कुछ ना कुछ घटनाएं जरूर होती है, लेकिन बावजूद उसके हर चीज को काउंटर करने में सरकार पूरे तरीके से आपके साथ है। तो क्यों इतनी परेशानी है आपको? परेशानी दरअसल सिर्फ यही है कि वो जो पाकिस्तान से फंडिंग आती थी, ये जो माजिद आबिद पत्थर मारते थे वहां पर लोगों को, ये सारी चीजें बंद हो गई। धीरे धीरे पूरे तरीके से बंद हो जाएंगी तो इनका एजेंडा बंद हो जाएगा। इनके साथ ये जवाब देना चाहूंगा। ये जिस तरीके से जिस लहजे में बात कर रहे हैं, पहले तो इनको इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए।
यहाँ पर सभी लोग देश हित में बात कर रहे हैं, कोई देश के खिलाफ नहीं है। ठीक और जहां तक आप बोल रहे हैं, आप अभी बोल रही थी ये उनका संविधान है कि इनका संविधान है, संविधान एक ही है और हिंदुस्तान के संविधान बहुत से ही अच्छी हमें बात है और चीजें मुझे को ये करना सुनकर बहुत खुशी हुई। यहाँ हिंदुस्तान सारे के- पैनलिस्ट को मैडम, आपकी ये आप बात थोड़ा सुनकर बहुत न्यूट्रल खुशी रहिए, होगी साहब, आपके सवाल में ही बायसनेस क्योंकि समझ आती है। कई जब आप कई उनका बार उनका कर रही है, आप मैं- देश का बंटवारा मत सुनिए कीजिए। सुनिए, एक सेकंड वानी साहब, मुझ पर बायस होने का आप आरोप लगा के कुछ हासिल नहीं कर लेंगे। नहीं, आपका मैं डबल आरोप नहीं स्टैंडर्ड कर क्या रहा है हूं, मैं वो दिख रहा बताती है, हूँ। वो दिख रहा मैं है। बताती हूँ कि आप लोगों का उनका- डबल स्टैंडर्ड क्या है। उनका संविधान मैं करेंगी, आपका डबल ऐसे बात स्टैंडर्ड नहीं बता करेंगे। देती हूँ ना। उमर अब्दुल्ला We are साहब very ने much part जैसे and ही parcel चुनाव of the जीता, democracy. सुनिए एक सेकंड वानी साहब, उमर अब्दुल्ला साहब ने जैसे ही चुनाव जीता उसके बाद आके क्या कहते हैं, मैं जानता हूं कि 370 को हम वापस नहीं ला सकते, जिसने वापस लिया है, जिसने हटाया है वही वापस ला सकता है। आज उन्हीं की पार्टी इसको लेकर हंगामा कर रही है, ये जानते हुए कि आप पावरलेस है इस मामले में, लेकिन आपको अपना पॉलिटिकल स्टंट जारी रखना है। आपको जनता के बीच ये मैसेज देना है कि देखिए हम 370 और 35 को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसीलिए मेरी बायसनेस छोड़ दीजिए, मैं किस तरफ हूं छोड़ दीजिए, पूरे देश हित की बात करिए, इस बात के बारे में बात करिए कि वो जो बैठा है बगल में पाकिस्तान, जो चाहता है कि आतंकी घटनाएं आपकी घाटी में घटती रहे और घाटी में अशांति रहे, जरा उसको चुप करवाइए और उसकी बायसनेस और अपना साथ उसका आप कितना देते हैं इसकी बात करिए, इसकी बात करिए वानी साहब। दूसरे पर उंगली उठाना, वानी साहब दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, याद रखिए 3 आपकी तरफ भी उठती हैं। जगदीप सिंह जी आपको लाती हूं जरा चर्चा में, जगदीप सिंह जी आपको लाती हूं जरा चर्चा में। कांग्रेस पर भी सवाल उठा रही है बीजेपी, ये कह रही है कि इस पर आपने कुछ नहीं कहा, मतलब आपने अपना मौन समर्थन दे दिया। लेकिन मेरा सीधा सवाल ये है इस जगदीप जी कि अगर आप ये जानते हैं कि 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा आपको पता था, लेकिन आपने अपने मैनिफेस्टो में 370-35 की वापसी की बात नहीं की, आप चाहते थे कि फुल स्टेटहुड मिले, उसका आपने जिक्र किया, राहुल गांधी ने भी किया, लेकिन 370-35 का जिक्र नहीं किया। आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको लेकर हंगामा करती है, पीडीपी इसको लेकर हंगामा करती है, कांग्रेस का टेक मुझे क्लियर कर दीजिएगा जगदीप सिंह जी। पूर्णिमा जी आपका आभार। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से बाकी साथियों को समय मिला है, मुझे वक्त मिलेगा अपनी बात रखते हुए। जी सर बोलिए। सबसे पहली बात, कांग्रेस की तरफ से पीसीसी प्रेसिडेंट ने बड़े साफ शब्दों में ये स्पष्ट कर दिया कि स्टेटहुड को लेकर हम लोग अपने स्टैंड पर खड़े हैं, और जब एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट से फाइनल वर्डिक्ट आ गया तो उसके बाद अगर हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं तो वो इस रियासत की काबीना को और मजबूत करेगा, और जो मुख्यमंत्री है उनको बार बार एलजी के पास नहीं जाना पड़ेगा, जो कि आज का सूरत है। दूसरा एक मैं जो बात कहना चाहता हूँ आज पूर्णिमा जी, दरअसल आर्टिकल 370 पर मुझे बड़ी हैरत होती है कि ये सदी का सबसे बड़ा झूठ भाजपा जो है वो निरंतर बोलती चली जा रही है। इसके प्रवक्ता और नेता जो है वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। सबसे पहले तो जरा ये समझ ले कि आर्टिकल 370 की टूटन को अंजाम नहीं दिया गया, महज उसके एक अनुच्छेद को हटाया गया है जी, और 35A जो है वो तो संविधान का हिस्सा ही नहीं था। दूसरी बात, ये जो भाई साहब जिनकी जानकारी में मैं थोड़ा इजाफा कर दूं, क्योंकि इनकी बातों में अहम ज्यादा झलक रहा था और मुद्दे की बात कम थी। 306A ये संविधान में सबसे पहले लाया गया आर्टिकल था, जिसको बाद में फाइनल ड्राफ्ट में 370 बनाया गया, जो संविधान का भाग 21 है। दूसरी बात जरा ये समझिए, जिस संविधान का पहला अनुच्छेद ये कहता हो कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो उस पर सवाल उठाने से पहले इनको एक मर्तबा सोचना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात पूर्णिमा जी, एक बड़ी अहम तरीन जो बात है आपको समझनी होगी, 371C में ये कांग्रेस ही थी जिसने ये प्रावधान उस वक्त के लिहाज से छोड़ा, और 1962, 63, 65, 66 कई मर्तबा बड़े संशोधन किए गए ताकि वो तमाम मुद्दे, चाहे वो सदर रियासत था, वजीर आजम था, चुनाव आयोग की पावर्स की बात थी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के वहां पे क्षेत्राधिकार की बात थी। और एक और अहम तरीन बात, एक मिनट पूर्णिमा जी, और समझ लीजिएगा मेरे एंड से जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि जब आप आर्टिकल 370 की बात करते हैं तो क्या आप उन परिस्थितियों पे गौर करते हैं जो आजादी के वक्त थी, जब ये मुल्क आजाद हुआ, इस मुल्क के 2 हिस्से हुए, उस वक्त 3 देश बने थे, और ये एनसी के भाई साहब बैठे हैं, मैं इनके एंड से, हालांकि आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एनसी, पर मैं ये बता दूं कि तब ये शेख अब्दुल्ला थे जो भारत के साथ खड़े हुए, और भूलिए मत उस मकबूल शेरवानी को जिसकी पहली शहादत हुई
जब वहां से कबायलियों ने हमला किया। और ये भाजपा वाले भी समझ ले, जिनके वैचारिक पुरोधाओं ने 52 साल तक अपने मुख्य कार्यालय पर झंडा नहीं लगाया, वो आज दूसरों को राष्ट्रहित की नसीहत देते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की बात करते हुए। और हमारे देश का संविधान कहीं पर ये नहीं कहता कि किसी प्रदेश में, और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, कितने प्रदेश ऐसे हैं जहां पर फ्लैग्स रहे हैं। तो ये बार बार कहना, राष्ट्रीय ध्वज ऊंचा रहता है, हमारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया स्पष्ट कहता है, उसका सम्मान, उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन बार बार ये दोहराना और ये कहना कि आर्टिकल 370 के बाद सब ठीक हो गया, और इससे बड़ा झूठ क्या है कि आतंकी घटनाओं में कमी आई है। नहीं, आज ही गृह मंत्री ने बताया कि आतंकवाद की घटनाओं में 70% की कमी आई है। दो बातें यहां पर जोड़ना चाहती हूं, फिर उसके बाद मैं रफीक रातर साहब के पास जरा जाऊंगी और उसके बाद शिवम आपका काउंटर में लूंगी। शिवम थोड़ा सा समय दीजिएगा, बस दो बातें जोड़ते हुए यहां पर, क्योंकि आपने 370 का जिक्र किया सर। संविधान का अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान, टेम्पररी अरेंजमेंट, इस बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, इसी आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर पर संविधान का आर्टिकल 356 लागू नहीं होता था। आर्टिकल 356 क्या, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा और उसका अपना प्रतीक चिन्ह था, सब कुछ संविधान के हिसाब से। और एक टेम्पररी अरेंजमेंट जिसको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, इसी संविधान निहित है। वो संविधान जो पूरे देश में लागू होता है, राष्ट्रपति उसको एक्सरसाइज करती है। एक टेम्पररी अरेंजमेंट था जिसकी वजह से उनका अलग झंडा, अलग प्रतीक था, उसको खत्म करने की कोशिश हुई है। बस इस एक क्लैरिटी के साथ मैं आगे बढ़ती हूं। शिवम, जल्दी से अगर 30 सेकंड में आप काउंटर रखना चाहते तो प्लीज रखिएगा, फिर बाकी मैं मेहमानों के पास जाना चाहती हूँ। देखिए, मैं सिर्फ इनसे एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को मिलाकर हिंदुस्तान के साथ किया। अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थितियां थी, जूनागढ़ से लेकर और कहां तक हम चीजों में नहीं फंसे, और उसके बाद जाके गोवा भी हुआ। लेकिन आप मुझे सिर्फ एक इतनी सी बात बता दीजिए, जिस जम्मू एंड कश्मीर की ये बात कर रहे हैं, उसकी स्थितियां क्या थी? उसकी स्थितियां देश जानता है भाई। बावजूद उसके अगर आप चाहते तो उन चीजों को बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं की। जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं आपकी इनकॉम्पिटेंसी रही, और जितनी बार भी नेहरू जी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि नहीं, इट्स अ टेम्परेरी एंड ट्रांजिएंट स्टेटस, घिसते घिसी जाना है, नहीं घिसा। आपकी कमिटमेंट नहीं थी। आपके पास तो एक जमाने में 400 सीटें भी थी, क्यों नहीं कर दिया आपने भाई? अगर ये आपको इतना ही इर्रिपेरेबल लग रहा था, इतनी ही चीजें लग रही थी, कर, क्योंकि कमिटमेंट नहीं था। 82 के बाद जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आपकी राजनीति पर हावी हुई, आपको लगा कि ये कहीं ना कहीं रिस्की है, आपको लगा कि इसे करने से आपको रेस्ट ऑफ द इंडिया में नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप वो पार्टी है कि जो पाकिस्तान के आतंकवादी हमले का जवाब भी इसलिए नहीं देते थे मुंबई के कि कहीं हिंदुस्तान में मुसलमान आपसे नाराज ना हो जाए। और आप यहां मुझे भाषण दे रहे हैं। मुझे इतना लंबा भाषण नहीं चाहिए, बहुत सीधी सी बात है। करने में 1947 में बहुत लोगों का हाथ रहा, बहुत लोगों ने काम किया, बहुत सारी रियासतें एक हुई, बहुत सारे राज्य अलग अलग काम करना चाहते थे, हैदराबाद से लेकर जूनागढ़, लेकिन अलग अलग जगह पर स्थितियां ऐसी हुई, जो राज्य नेहरू जी के हिस्से आया उसमें ही ये स्थितियां क्यों पैदा हो गई भाई? भाषण मत दीजिए, बहुत सीधी बात है। आप आज भी वहां पर इसी तरह के राइट्स को रखना चाहते हैं, 370 रिस्टोरेशन चाहते हैं। ठीक है, जल्दी से राठौर साहब आपके पास आती हूँ। जगदीप जी आपके पास काउंटर के लिए मैं आऊंगी, लेकिन राठौर साहब ये बताइए ना, आपको वहां की जनता ने चुना ना, आपको जनता ने चुना, मतलब जनता वहां की नहीं चाहती कि आप उनकी आवाज बने। फिर क्या चाहते हैं आप? बहती गंगा में हाथ क्यों धो रहे हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपका जो राजनीतिक अस्तित्व है पीडीपी का, कुछ तो बचा रहे? क्योंकि पिछले चुनावों में जो अभी अभी हुए, उसमें जनता ने पीडीपी को पूरी तरीके से नकारा। चलिए मान लेते हैं आपकी बात ही। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपको याद आ गया कि हम भी यहाँ डिबेट में बैठे हैं। चलिए अब आपकी बात मान लेते हैं कि लोगों ने हमको नकारा। हमारे पास सिर्फ 3 सीटें हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास। अब जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी है, जिन्होंने सरकार बनी, अगर उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया तो मरोड़ क्यों आ रही है? अगर उनके पास मेजॉरिटी और उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया और ये कहा कि 370 और 35A के एब्रोगेशन को जम्मू कश्मीर के लोग अभी तक हजम नहीं कर पा रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं है, तो अब आप क्यों इस पर शोर गुल कर रहे हैं? बुनियादी मामला यह है, जो अभी तक मैंने सुनिए जो अभी तक मैंने आपका डिबेट सुना, इसमें से एक बात निकल कर आई जो बीजेपी के मेरे दोस्त अभी बात कह रहे थे, मुस्लिम अपीजमेंट। उन्होंने हिंदी लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन मैं उसका मतलब मुस्लिम अपीजमेंट निकालता हूँ। असली मसला यही है, आप नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में, चूंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, आप नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के पास
पावर्स रहे या कोई स्पेशल स्टेटस रहे, आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि किस वक्त एक्सेशन हुआ था, किन कंडीशंस पर और एग्रीमेंट क्या हुआ, ये भी आप भूल जाते हैं। आप खुशमुश करते हैं कि नहीं जी दो विधान नहीं चलेंगे, दो प्रधान नहीं चलेंगे, दो आईन नहीं चलेंगे, लेकिन आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में नहीं जाते। अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाते तो आपको याद होगा 370 किस बुनियाद पर इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो इन टोटलिटी में आपको बताऊंगा, बजाय इसके कि बीजेपी के लोगों ने जो कुछ हुल्लड़बाजी आज असेंबली में की, जिस तरह से लोगों की मारपीट की, आप उसकी मजम्मत नहीं करते, लेकिन आई तई शही करेंगे, इधर की सुनाएंगे उधर की सुनाएंगे। मुद्दे पर आइए ना, मुद्दा यह है कि अगर एक रेजोल्यूशन पास किया है पीपल्स डेमोक्रेटिक इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, हालांकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को वो इसमें रिजर्वेशन भी है किसी जगह, लेकिन हमने उसके हक में वोट दिया। तो बीजेपी के जो आपके गुंडे हैं वहां पर आगे और उन्होंने वहां पर मारपीट शुरू कर दी। जनता के चुने हुए नुमाइंदे, उन्होंने जिस तरह जनता के चुने हुए नुमाइंदे, राठौर साहब, जनता के चुने हुए नुमाइंदे, जैसे कि आपके पास जितनी सीटें आई आपके चुने हुए गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने गए, कांग्रेस के, क्या है वो जनता के चुने हुए नुमाइंदे, आप न्यूट्रल रहे, पीपल रिप्रेजेंटेटिव। राठौर साहब, अगर आपको अपने लिए, राठौर साहब, अगर आपको अपने लिए ये भाषा पसंद नहीं कि कोई आपको पाकिस्तान प्रेमी कहे, कोई आपको ये कहे कि आप पाकिस्तान का हौसला बढ़ा रहे हैं, तो जो चुने हुए विधायक है कम से कम आप उनको गुंडा तो मत कहिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। फिर तो आपके चुने हुए विधायक भी गुंडे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुने हुए विधायक भी गुंडे, कांग्रेस के चुने हुए विधायक भी गुंडे, और कौन बैठा है, कौन बैठा? आज जिस तरीके की तस्वीर सुनिए साहब, देखिए वो विधानसभा तो कहीं से नहीं लग रहा था, विधानसभा तो कहीं से नहीं लग रहा था, और सब उसमें दो हाथ कर रहे थे, सब उसमें दो हाथ कर रहे थे, सब चाह रहे थे कि हम लड़ लें, सब चाह रहे थे कि हम पन्ने फाड़ के फेंक दें, सब चाहते थे हम वेल में जाए हंगामा करने लगे। ऐसे नहीं होता है ना सर, विधानसभा की कार्रवाई का एक डेकोरम होता है, वो डेकोरम किसी को याद नहीं था। बहरहाल आप कह रहे हैं ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद। सौरभ जी आपको लाती हूं, काजमी साहब फिर उसके बाद आपके पास आती हूं। सौरभ साहब, फिर ये भी तो है ना कि वित्तीय आपातकाल आप नहीं लगा सकते, 370 रहता है तो दोहरी नागरिकता, एक भारत की एक कश्मीर की आपके पास बनी रहेगी, फिर उसके बाद 2 संविधान, 2 निशान, 2 विधान। ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई? जब जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा है तो भारत देश का है ना पूरा, आप अलग से उसके लिए सब चाहते हैं, क्यों? वजह? सौरभ दुबे, देखिए, भारत जो है ये पूरे विश्व में एक ऐसा अद्भुत देश है जहां पर उगते हुए सूर्य के साथ साथ जो है अस्त होते हुए सूर्य की भी आराधना की जाती है, और यही भारत का जो है चित्तवृत्त है, यही भारत की जो है आत्म तत्व है, भारत की संस्कृति है, और यही संस्कृति कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमको देखने को मिलती है। और छठ पर्व की सभी को शुभकामनाएं, छठ महापर्व की। देखिए, जो मेन मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात यह है जिस प्रकार से जो है अभी जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर साहब ने शपथ ली और उनकी टेबल पर हमने तिरंगा देखा, तो कितनी खुशी सबको हुई हिंदुस्तान के अंदर कि उन्होंने, ऐसा लगा कि उन्होंने स्वयं के अंदर बदलाव लाने का प्रयास किया है। उन्होंने उस सभी एजेंडे को छोड़ करके भारत के साथ, उन्होंने कहा भी था इस बात को कि हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, ये उनका बयान था विधानसभा के पटल पर भी और उसके बाहर भी। लेकिन जिस प्रकार से अभी बात हो रही है गुंडागर्दी की, जिस प्रकार से बात हो रही है देशद्रोह की, देखिए मैं पूछना चाहता हूं कि देशद्रोह और गुंडा कौन है? क्या वो लोग नहीं हैं जो संविधान का अपमान कर रहे हैं? क्या वो लोग नहीं हैं जो सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं? क्या वो लोग नहीं हैं जो जनता के मैंडेट को दिए हुए, जनता के मैंडेट को विधानसभा के अंदर उसका अपमान कर रहे हैं? ऐसे लोगों को अगर यहाँ विधानसभा के अंदर जो है इस प्रकार से हाथापाई करते हुए देखा जाए तो वो कौन सी परिभाषा उनके लिए तय की जाए, ये सभी नेताओं को तय करना चाहिए। मुख्य विषय जो है वो कुल मिलाकर के 370 है। देखिए 370 इतिहास के अंदर दफन हो चुका है और वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णायक उस पर जो है आदेश भी दे दिया है और 5 जजेस की बेंचेस ने जो है आदेश देने के पहले बाकायदे दोनों सदन से वो पास भी हो चुका है। तो क्या कुछ एनसी जो है ऐसा कदम उठाने का लगातार प्रयास कर रही है जो संविधान के खिलाफ जा रहा हो, जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहा हो? और साथ ही साथ एक बात बताइए, कश्मीर जो है राजा कौन थे? राजा थे हरि सिंह। कांग्रेस पार्टी अपनी भूल को देखिए कितना छुपाने का प्रयास करती है। हरि सिंह को छोड़ करके कांग्रेस ने विरासत किसको दे दी? शेख अब्दुल्ला को। सबसे बड़ी गलती। दूसरी गलती जो इन्होंने की वहां पर जो है
कि कश्मीर के अंदर जो है जिस प्रकार से 370 ये लाए, जब अब ये कह रहे हैं कि भारत का अभिन्न अंग है, तो 370 अलग से उस राज्य के लिए क्यों था भाई? भाई केंद्र सरकार ने उसी लिए 370 का समाप्त कर दिया कि अलग से तो कोई राज्य है नहीं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बात को बोला कि भारत का अभिन्न अंग है। और मैं फिर से कह रहा हूं, और इस बात को एक बात को समझनी चाहिए कि अगर आप 370 पाकिस्तान प्रायोजित जो है, जो उनके विचार हैं, अगर उसको हिंदुस्तान में परोसने का काम करेंगे, तो आप कश्मीर की जनता, जिस घाटी की जनता जिसने उनको वोट दिया है एनसी को, वो उसके साथ तो गद्दारी कर ही रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हिंदुस्तान के संविधान के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ हिंदुस्तान की जो आत्मा है और जो संविधान है उसका चीरहरण करने का दुस्साहस करने जा रहे हैं। और इसका परिणाम उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात पर संज्ञान लेगा कि अगर 370 लाने की बात को लेकर के इस तरह की अराजकता इस राज्य के अंदर जो है फैलाई गई, तो वहां पर कोई एक ऐसा नियम लाएंगे कि फिर दोबारा चुनाव जवाब राठौर साहब भी देना चाह रहे हैं। और मुद्दे की बात यह है कि 370-35 को लेकर विधानसभा पे हंगामा, कल भी ये स्थिति थी, आज भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली। परिस्थितियां विधानसभा जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी, बल्कि मंडी बाजार जैसी लग रही थी, मछली मंडी जैसी लग रही थी। काजमी साहब है, मुझे कंफर्म कीजिएगा। अभी काजमी साहब नहीं है, ठीक है, जैसे ही वो लौटेंगे वापस उनके पास आती हूं। तब तक राठौर साहब जवाब देना चाह रहे थे जो सौरभ कह रहे थे। राठौर साहब, हाँ, मैं गुजारिश कर रहा था कि सारी दुनिया ने देखा, आप लोगों ने भी देखा, जो सब टीवी पर लाइव हो रहा था। आपको ये मानना चाहिए ना कि जिन लोगों ने वहां पर रक्स क्रिएट की, जिन लोगों ने वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट की, जिन लोगों ने हमला किया और मारदाड़ की, जिन लोगों ने लोगों के कपड़े फाड़ दिए, आपको उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन उस पर आप बात नहीं करना चाहते। एनीवे, मैं 370 की जो बात कर रहा हूँ, देखिए जो हाल ही में इंतखाब हुए, जो यहाँ पर इलेक्शन हुए, बीजेपी को छोड़कर जितने भी लोग थे, सारे लोगों ने इलेक्शन 370 और 35A की बुनियाद पर लड़ाए। और आज जब वो असेंबली में गए तो वो दे आर अंडर मॉरल ऑब्लिगेशन कि वो 370 और 35A के मुद्दे को वहां पर उठाएं और ये बावर कराने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के लोग 370 के एब्रोगेशन को न पसंद किए और न पसंद करेंगे, और उसके रेस्टोरेशन के लिए जो कुछ भी मुमकिन हो विद इन द इम्पिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो हम करते रहेंगे। ठीक है, जल्दी से काजमी साहब आ चुके हैं, एक प्रतिक्रिया उनसे मैं लेना चाहूंगी। वानी साहब आपसे भी जवाब लूंगी और शिवम त्यागी आपके पास भी आती हूँ। काजमी साहब, मेरा बहुत सीधा से सवाल ये है कि हम सब ने देखा विधानसभा के अंदर क्या हो रहा है, 370-35 को लेकर हंगामा हो रहा है। जब जनता ने इनको चुना तो क्या जनता ने इनको इसलिए नहीं चुना कि ये वहां पर जनता के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करें, ये वहां पर पनपी हुई समस्याओं को लेकर चर्चा करें, ये उन बातों को लेकर चर्चा करें और ऐसे प्रस्ताव लेकर आए जिनसे वहां की जनता का भला हो, बनस्पत इसके जिनसे इनकी पॉलिटिकल जमीन मजबूत बनी रहे। काजमी साहब। बिल्कुल पूर्णिमा जी, आप ठीक कहती हैं। असेंबली, हर स्टेट की असेंबली का अपना रखरखाव होता है, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और मुद्दा बेस्ड असेंबली सेशंस होते हैं। असेंबली सेशंस का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक मुद्दा आधार चीजों को लेके आए और उनकी क्यूटीज बनती है। मैं 2 साल खुद भी वहां मेंबर रहा हूं बेस्ट लेजिस्लेटिव अवार्ड कमेटीज का जम्मू कश्मीर पे। लेकिन बदकिस्मती है जो 2-3 दिन से 6 साल बाद पहली बार जो सेशन लगा और जो हमने देखा कि 4 दिनों में इस तरह लग रहा था जैसे हम सब्जी मंडी में सब्जी की लाइनों में खड़े हैं और एक दूसरे को गाली निकालने के लिए एक दूसरे को उतावले हो रहे, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए 90 में से मुझे लगता है मेजॉरिटी के एमएलएज हैं जो फ्रेशर्स हैं, जिनको असेंबली की प्रोसीडिंग्स, असेंबलीज का रखरखाव और ये सब चीजें पता नहीं है। और मुझे लगता है उनको पहले एजुकेट करने की जरूरत है कि असेंबली एक अपने आप में एक इदारा है जिसका रख रखाव ऑनरेबल स्पीकर, वहां के सेक्रेटरीज, वहां का जो स्टाफ है वो देखता है। दूसरा ये है कि किन मुद्दों के आधार पे आप वहां पहुंचे हैं, वो मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोगों ने बहुत कुछ खोया है, 6 साल बाद इलेक्शंस हुई हैं, इतना खूबसूरत मैंडेट दिया, इतनी खूबसूरत पोलिंग परसेंटेज हुई है। और वो चीजें देखिए, उमर साहब की 1-2 बातें बड़ी अच्छी है कि उन्होंने पहले कहा कि मरकज की कोऑर्डिनेशन के बिना, खासकर प्राइम मिनिस्टर की कोऑर्डिनेशन के बिना जम्मू कश्मीर नहीं आगे बढ़ेगा। उस कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने के लिए आपको सबको 1 पेज पे आना है, डेवलपमेंट, पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को लेके। अलगाववाद के लिए आप सबको इकट्ठे होना है एक ही पेज पे कि हाँ पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट करता है, हम सबको इकट्ठे होकर उसका जवाब देना है। देखिए सियासी रोटियां आप अपनी पब्लिक रैलीज में निकालिए, एक दूसरे को अक्यूज कीजिए, लेकिन जो असेंबली की अपनी डिग्निटी है उसको कायम दायम रखने में मुझे लगता है 90 के 90 एमएलएस का रोल बनता है। और जो मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं, जो 5 बार 6 बार, और राठौर साहब तो 7 बार जो ऑनरेबल स्पीकर है वो 7 बार जीत के आए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस का फायदा लेके असेंबली को खूबसूरती
खूबसूरत तरीके से चलाए। हिंदू मुस्लिम जो थोड़ा सा बीच में दिख रहा था मुझे, वो अच्छी बात नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए। ठीक है बानी साहब, जल्दी से अपना काउंटर रखेंगे, फिर शिवम त्यागी आपके पास आती हूं। और बहुत वाजिब बात सुहेल काज़मी जी कह रहे हैं कि भाई आप जनता से जुड़े मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते हैं सदन के अंदर, 370 35 को लेकर। और मैं फ्रैंकली आपको वानी साहब बताऊं, आप थोड़ी देर पहले बायसनेस की बात कर रहे थे, लेकिन जब उमर अब्दुल्ला साहब ने ये स्टेटमेंट दिए कि हमें केंद्र के साथ अलाइन होकर काम करना है, और उसके अलावा भी उनके बहुत सारे स्टेटमेंट आए, हम सब ने इसको एक बड़ा पॉजिटिव अप्रोच के तौर पर देखा। जब एलजी साहब के साथ पास पहुंचे पूर्ण राज्य के दर्जे के प्रस्ताव को लेकर, उन्होंने मंजूरी दी, जाके आके मिलिए, इधर अमित शाह से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, हमने बड़े इसको पॉजिटिव अंदाज में देखा। लेकिन वापस से विधानसभा शुरू होते ही वही डफली, वही राग। देखिए पूर्णिमा जी, मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी पैनलिस्ट जो हैं, ज्यादा मैं शिवम से बोलूंगा कि वो धैर्य से काम ले। जब बात रखनी होती है तो बात उस तरीके से रखा जाए कि एक डिस्कोर्स हो। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि हमने पब्लिक के मुद्दों को पीछे रखा है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। जैसे कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें इंटेंट हमने पार्ट ऑफ गवर्नेंस मांगा है स्टेटहुड। इट्स नॉट एन एस्पिरेशनल पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस। जहां तक स्टेटहुड की बात है, क्योंकि एक सेंसिटिव स्टेट में आप ड्यूअल गवर्नेंस ज्यादा देर तक नहीं चला सकते कि एलजी साहब की क्या मिजाज है, उनका क्या रद्द अमल है किसी चीज को लेके, चीफ मिनिस्टर साहब का क्या है। और दूसरी बात जो उमर साहब ने बोली कि हम सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहते हैं, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डिफाइन करना चाहते हैं। उसी से हर कोई राज्य सेंटर के साथ उसी कड़ी से जुड़ा होता है, क्योंकि हम एक सेमी फेडरल स्टेट है। हिंदुस्तान कोई ऑटोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर एक सेमी फेडरल स्ट्रक्चर है। तो उसके उस पर उन्होंने बात रखी। अभी मैं सौरभ जी को सुन रहा था, बोल रहे थे कि देखो कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की कहीं ना कहीं हमने निंदा की है उसके फैसले की, आर्टिकल 370। तो उससे पहले 2018 में उसी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इट हैज अक्वायर्ड परमानेंट स्टेटस। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ही सुप्रीम कोर्ट की बात का उल्लंघन किया है आज? नहीं, ऐसा नहीं होता। 5 बेंच के जज ने एक फैसला दिया यूनानिमसली, 7 बेंच कुछ और बोल सकता है, 13 बेंच कुछ और बोल सकता है। तो कानून, लीगलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनलिटीज तो होती रहेंगी। हम एस्पिरेशनल पार्ट को भी साथ ले रहे हैं और पॉलिटिकल फाइट को भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस सब में हम देश हित का भी ख्याल रखेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी का भी ख्याल रखेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो बखूबी किया है, अपने 5000 से ज्यादा वर्कर्स को उनकी कुर्बानियां दी है, और उसी पाकिस्तान के हत्थे वो बेट पे चढ़े हैं जिन पर हमारा साथ रहने का ये इल्जाम लग रहा है। ठीक है, तो ये मेरा देखिए जनता की अदालत में फैसला जो होता है वो स्वीकार किया जाता है। एनसी जीत करके आई, जनता कश्मीर की घाटी में एनसी को अच्छे वोट मिले, उसको हम स्वीकार करते हैं, सहस्त्र स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से जो सांसद चुन करके आते हैं, कश्मीर से भी सांसद चुन करके आए, अगर देश की संसद में किसी चीज को पास किया गया है उसका सम्मान भी तो सबको करना पड़ेगा ना। आप सुप्रीम कोर्ट की बात को आप छोड़ दीजिए, देश की संसद में जिस चीज को एक साथ पास किया गया कि 370 हटना कश्मीर के लिए, पूरे देश के लिए लाभदायक होगा, उस कश्मीर के लिए आप क्या उस सोच रहे हैं? नहीं, आप सुनिए, आपका सम्मान इसलिए तो कि आप जीत करके आए हैं, जनता ने आपको वोट किया है। इसी प्रकार से सांसद जो चुन करके आते हैं उनका निर्णय था, सरकार का निर्णय था संसद के पटल पर, इसको पूर्ण बहुमत के साथ स्वीकार किया गया कि 370 हटना ही कश्मीर के फायदे के लिए रहेगा। ये गलत बात है। देखिए एनसी जो है अपने जो भी आपने जनता से वादे किए थे उससे हट करके आप कश्मीर को वापस तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर वापस अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक कदम भी ऐसा उठाया हो जो कश्मीर की जनता के लिए लाभदायक हो, बताइए। क्या आप लोगों को चुनाव, लोकतंत्र की व्यवस्था से कोई दिक्कत है? आप कह रहे थे पहले चुनाव होना चाहिए, चुनाव हुआ, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपकी सरकार बनी, आप चुन करके आए, सुन लीजिए, आप चुन करके आए, उसके बाद फिर से आप अराजकता फैला रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा कि वहां पर चुनाव ना होने से फायदा था, वहां कम से कम कश्मीर में विकास हो रहा था, तरक्की हो रही थी, शांति व्यवस्था स्थापित थी। आप शांति व्यवस्था को भंग नहीं कर रहे क्या? ये विधानसभा का दृश्य जो है वो बुराई है। मुझे दुख हो रहा है, सबको दुख हो रहा है। आप कहते हैं किसी को अगर सवाल उठाए तो आप कहते हैं कि आप पक्षपाती हो रहे हैं। भाई कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, आप जीत के आए, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर आप वहां पर अराजकता फैलाएंगे, चाहे वो किसी भी मसले पर हो, तो हम उसकी कड़ी निंदा करेंगे। और वहीं पर नहीं, देखिए एक बात छोटी सी बता दूं, जिस समय नेहरू जी को हरि सिंह ने बोला, जिन्ना ने अपनी सेना भेजी थी कश्मीर के अंदर, तो राजा हरि सिंह ने बोला कि प्रस्ताव भेजा कि आप अपनी सेना भेजिए, हम विलय करने जा रहे हैं। तो नेहरू जी ने मित्रता धर्म निभाया। शेख अब्दुल्ला जी उनके मित्र थे, सुन लीजिए, शेख अब्दुल्ला जी की सारी शर्तों को स्वीकार करके, ठीक है, जो बीत गया सो बीत गया, सौरभ जी जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन यहाँ से हम आगे कहाँ पर बढ़ सकते हैं, यहाँ से हम आगे कहाँ पर बढ़ सकते हैं? आपने बड़ी अच्छी बात करी कि आतंकवाद
आतंकवाद, अलगाववाद और इसके अलावा जो मुद्दे थे पाकिस्तान को लेकर या फिर आतंकी घटनाओं को लेकर, कम से कम हम उसमें तो अलाइन होकर चल ही सकते हैं। शिवम आपके पास आते हैं, और ये याद रखिएगा आप वानी साहब, क्योंकि ये बात खुद उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले कही कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और उसके बाद फिर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, और अब एनसी क्या कर रही है विधानसभा के अंदर, ये सब देख रहे हैं। शिवम त्यागी, जल्दी से काउंटर लूंगा। थैंक यू। देखिए, आबिद जो है अभी मुझे 2 मिनट पहले ही मोरालिटी और भाषा का लेक्चर दे रहे थे, और 2 सेकंड बाद जैसे ही सौरभ ने बोलना शुरू किया वो तो एकदम ही एक्सपोज हो गए 1 ही सेकंड में। मतलब इतना भी जल्दी खुद को एक्सपोज नहीं करना था। खैर, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जब फारूक अब्दुल्ला को ये पता है कि 370 जो है वापस नहीं आने वाला है, 35 सीट पर कोई काम नहीं होने वाला है, इतनी क्लैरिटी है, वो एक पढ़े लिखे इंसान है, तो विधानसभा में रेजोल्यूशन लाकर किसका बेवकूफ बनाया जा रहा है या किसको अपीज किया जा रहा है? बहुत सीधी सी बात है। इलेक्शंस हो चुके हैं, जिसको जितनी सीटें आनी थी आ चुकी हैं, जिसका जितना शेयर था उसको मिल चुका है, गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है। अब आने वाले समय में आपका स्टैंड है या नहीं, डाइल्यूट हो गया है, वो आपके डिसीजंस पर वरी करेगा। लेकिन आज अगर आप शुरुआती विषय में ही असेंबली में इस तरह का प्रस्ताव लेकर आते हैं, तो बराबर में जो पाकिस्तान को कुछ कमिटमेंट्स दी है वो पूरी कर रहे हैं आप, और कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे हिंदुस्तान में तो कुछ नहीं होने वाला है, जम्मू कश्मीर में भी कुछ नहीं होने वाला है, 35 से 370 भी वापस नहीं आने वाला। ये जानते, सुनिए ना प्लीज, अभी जानने वाले नहीं है। अभी तो आप भाषा का भाषण दे रहे थे, 2 मिनट में फिर पागल हो गए। ऐसे नहीं करना है, मैं नहीं चिल्लाना चाहता भाई, मेरी आवाज बहुत अच्छी है, कोई फायदा है क्या? अरे अभी तो आप कह रहे थे कि वानी साहब सुन लेते हैं, वानी साहब सुन लेते हैं, जब आपका समय आएगा। आपने जो सौरभ के काउंटर्स रखे वो भी क्लियर नहीं हो पाए थे, क्योंकि आप 2 लोग साथ साथ बोल रहे थे। जब एलिगेशन लगते हैं मेरा फर्ज बनता है मैं वापस रिपोर्ट नहीं, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए सर। मैं भी ये मैं भी ऐसे नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि बाद में जब मौका मिले तो उनका जिक्र कर लूं। आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शिवम बात पूरी करें। इतना तो नाराज फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला नहीं है जितने आबिद हैं। इनको लगता है कि यही वापस लेके आने वाले हैं 370। खैर, मेरी शुभकामनाएं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, देखिए विषय बहुत साफ है। यहाँ पर चुनाव के बाद जिस तरह की चीजें हुई, हम तो डेवलपमेंट पर बात करने के लिए तैयार है। हमने अगर जो है 322 मेडिकल कॉलेजेस खोले तो बताइए ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 10 साल की गवर्नमेंट में जब वो रहे कितने खोले? आप बताइए, अगर टूरिज्म में हम 222% की वृद्धि लेकर आए और वहां पर स्थितियां इतनी बेहतर है तो इन्होंने कितना किया? आइए ना असेंबली में आकर उस बात पर जवाब देते हैं। आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या करने वाले हैं, बच्चों की पढ़ाई पर क्या करने वाले हैं, आकर जवाब दीजिए। जिन लोगों को नेशनलिटी नहीं थी उन लोगों को नेशनलिटी मिली है, उन पर फिर बीच में चिल्लाना शुरू। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अरे रुक जा, अरे लिख लीजिए ना वानी साहब, लिख लीजिए। नहीं, जब आप कलम का इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया जा सकता है। क्या किया? वानी साहब, आपके हाथ में मौजूद कलम का इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया जा सकता है। 18.3% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2023 का डेटा एमएचए का है। एनसीआरबी का डेटा 456 इस बात से मुझे आप बोलेंगे उसके बाद फर्दर आप आगे चलेंगे 856 से 356 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट पहुंची है 2018 से 2023 तक। तो ये जो फिगर्स दे रहे हैं ये किस यूनिवर्सिटी से आते हैं, मुझे रिबटल तो करना पड़ेगा। चलिए, 2018 से 2023 तक की आपने बात की, 2014 से केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, बताइएगा शिव। थैंक यू। मैं फिर से वही कहना चाहता हूँ। पहली बात, मैंने इनको कहा कि जो टूरिज्म है वो हम 223% बढ़ा चुके हैं। पिछले 1.5 साल का ही अगर मैं डेटा उठाऊं तो अकेले श्रीनगर की अगर मैं बात करूं तो 7.5 लाख लोग अभी आए, जो टोटलिटी में किसी एक साल में पर्टिकुलरली कभी नहीं आए भाई। तो अगर आप इतना ही अच्छा काम कर रहे थे तो ये फिगर्स क्यों नहीं थी? हम 322 नए मेडिकल कॉलेजेस बना चुके हैं। नेशनल हाईवेज में 117 करोड़ के टोटल 3 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए और 22,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी पेंडिंग है। अगर मैं बात करूं इसके अलावा तो जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज लगी हैं वो अलग है। 4 मेडिकल कॉलेजेस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। 2 एम्स को हम आगे लेकर जा रहे हैं। भाई, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का इतना भला कर रहे थे, आतंकवादियों से इतनी नफरत कर रहे थे, वहां के लोगों का इतना काम करने वाले थे, तो ये सब बातें करते क्यों नहीं? आते ही ले आए शिगुफा 370 का, क्योंकि काम करना नहीं है ना, लोगों को सिर्फ पोलराइज करना है। काम करना बस की नहीं है आपके। ठीक है, काम करना बस की होता तो आते ही ये सब नहीं करते आप। ठीक है वानी साहब।